जिसे विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नशा बेचा जा रहा है। $5 trillion economy. $5 trillion economy. 5 trillion and more will be achieved. और दूसरा वो जहां किसानों और नौजवानों को अपना हक मांगने पर सड़कों पर लाठियों से पीटा और घसीटा जा रहा है। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज जब आप सच दिखाने वाले सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? किसानों के मौत के आंकड़े, कौड़ियों के दाम, बिक रही उनकी उपजाऊ जमीन और फसलें, शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से गिरते उनके ऊपर आंसू गैस, या फिर कॉरपोरेट दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए किसानों के सब कुछ छीन लेने वाले बेतुके नियम, कानूनों की लिस्ट। लेकिन ऐसी खबरें आपको हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मीडिया के चश्मे का नंबर ऐसा है कि उसे किसानों और नौजवानों का दर्द नहीं दिखता। उसे बस हमारे प्रधान सेवक की अच्छाइयाँ दिखती हैं। हमारे देश में एक समय ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहते थे, जिस दिन मेरे देश की मीडिया मेरी तारीफ करने लग जाए, मेरे गीत गाने लग जाए, उस दिन समझ लेना कि मैं किसानों का नहीं रहा, मैं बिक गया हूं। ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। पर आज के प्रधान सेवक महोदय को देखकर लगता है कि जैसे मीडिया ही उनके लिए हवा, पानी और भोजन हो। अगर मीडिया उनकी चाटुकारिता करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है उनके साथ। आज के दौर में जब राजनीति, धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के शोर में गुम हो गई है, जब नेताओं की पहचान उनकी गाड़ियों के कलेक्शन, कपड़ों के रंग और उनके पीछे चलने वाले काफिले की भीड़ से होने लगी है, तब चौधरी चरण सिंह जी का जीवन हमें आईना दिखाता है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जिसने उत्तर प्रदेश की जमींदारी प्रथा की जंजीरों को तोड़ा और खेत जोतने वालों को उसका मालिक बनाया। आज हम चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े इतिहास के पन्ने पलटेंगे। 1902 के उस दौर से शुरू करेंगे जब किसान गुलाम था, और आज के उस दौर तक आएंगे जहां किसान अपनी राजधानी के बॉर्डर पर दुश्मन और आतंकी बना दिया गया है। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के शुरुआती दौर से। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म था और दूसरी तरफ सामंती व्यवस्था। उस समय भू राजस्व प्रणाली ऐसी थी कि खेत जोतने वाला किसान अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार था। अगर वो जमींदार को फसल का बड़ा हिस्सा नहीं देता तो उसे बेदखल कर दिया जाता था। इसी शोषण के खिलाफ 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक चिंगारी ने जन्म लिया था। नाम था चौधरी चरण सिंह। उनके पिता मीर सिंह जी एक साधारण, लगभग भूमिहीन किसान थे और माता नेत्रकौर देवी एक गृहिणी। चरण सिंह जी ने बचपन से ही वो डर और असुरक्षा देखी थी कि कैसे जमींदार कभी भी उनकी जमीन छीन सकता है। गरीबी थी लेकिन सोच में अमीरी थी। उन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई जानी खुर्द गांव के स्कूल से की थी। 1923 में विज्ञान से ग्रेजुएशन, बीएससी और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया। फिर वकालत भी की। सोचिए, उस दौर में एक गरीब किसान का बेटा वकालत कर रहा था, जब देश में 90% से ज़्यादा लोग अशिक्षित थे। जमीनी जुड़ाव और शिक्षित होने की वजह से ही चौधरी जी जात पात की बेड़ियों को नहीं मानते थे। 1920-21 की बात है। वो आगरा कॉलेज में छात्र थे। उस समय छुआछूत चरम पर था। चरण सिंह जी ने हॉस्टल में एक अनुसूचित जाति के छात्र के साथ उसी की थाली में भोजन किया। आज शायद छोटी बात लग सकती है, लेकिन 100 साल पहले यह एक सामाजिक क्रांति थी। वो सिर्फ बातों से नहीं, आचरण से भी समाजवादी थे। वो आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को मानते थे। लोग कहते हैं कि वो जाटों के नेता थे, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने खुद अपने जाति के बंधनों को तोड़ा था। उन्होंने 1954 में नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि सरकारी गजेटेड ऑफिसर की नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जो अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करे। वो सिर्फ ऐसी बातें करते नहीं थे, उन्होंने अपने घर में भी लागू किया था। उनके बेटे अजीत सिंह की शादी राधिका बिश्नोई जी से हुई। उनकी बेटी सत्यवती की शादी राजपूत परिवार में हुई। उनकी दूसरी बेटी सरोज की शादी वर्मा परिवार में हुई। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां जाति की दीवारें तोड़कर की। वो कहते थे, जाति व्यवस्था भारत की गुलामी का कारण है। आज जो लोग चौधरी साहब का नाम लेकर सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं,
उन्हें चौधरी साहब के इन विचारों को भी पढ़ना चाहिए। उनके विरोधी उन्हें अक्सर जाटों का नेता कहकर सीमित करने की कोशिश करते थे, लेकिन वे हमेशा खुद को किसानों का नेता मानते थे। मेरठ के एक गांव में उनके चुनाव भाषण का एक किस्सा बहुत मशहूर है, जहां उन्होंने जाट मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम मुझे इसीलिए वोट देते हो क्योंकि मैं एक जाट हूं, तो जाओ अपना वोट कहीं और डाल दो। ऐसे खुले और स्पष्ट मिजाज के नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था समाज को कमजोर करती है और एक इंसान के इंसान होने के अधिकार को खत्म करती है। 1929 का साल था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और देश में आज़ादी की लहर दौड़ गई। चौधरी साहब ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी और महात्मा गांधी के पीछे चल पड़े। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ तो उन्होंने गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा। 6 महीने की जेल हुई तो जेल में उन्हें अंग्रेजों के नियम के अनुसार सोने के लिए अच्छे बेड और रहने खाने की भी अच्छी सुविधा मिल रही थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे वकील थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके साथी किसानों को खराब खाना और ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। चौधरी साहब ने अपनी सुविधाएं ठुकरा दी और कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, जब तक मेरे भाइयों को सही खाना नहीं मिलेगा मैं भी वही सूखी रोटी खाऊंगा और ज़मीन पर सोऊंगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चौधरी साहब जेल गए, लेकिन असली परीक्षा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में हुई। हम गांधी जी और नेहरू जी की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह जी मेरठ कमिश्नरी में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन चला रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया था कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके सिर पर इनाम रख दिया था। जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव पकड़ने का फरमान जारी कर दिया था। पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, पर वो अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन चलाते रहे और फिर जब गिरफ्तार हुए तो बरेली जेल को ही अपनी पाठशाला बना लिया। जेल में रहते हुए उन्होंने शिष्टाचार नाम की किताब लिखी। ऐसे नेता थे चौधरी साहब जो जेल में रहकर भी समाज को सुधारने के लिए किताबें लिख रहे थे। बेगुनाह होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन के लगभग 2.5 साल अंग्रेजों की जेलों में बिताया। पर आज के नेताओं को गुनाह करने पर भी जेल नहीं होती, और अगर वो भूले भटके जेल पहुंच भी जाते हैं तो अपने बाहुबल के दम पर सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो जेल को अपना घर समझते हैं। आज के नेता तो पढ़े लिखों पर लाठियां चलवाते हैं और अपनी फर्जी डिग्री दिखाकर न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। चौधरी जी के राजनीतिक कद को आप ऐसे समझ सकते हैं। 1937 में पहली बार बागपत छपरौली से विधायक बने। 1946 में संसदीय सचिव कांग्रेस सरकार में। 1951-52 में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने न्याय, सूचना, राजस्व और कृषि जैसे विभाग संभाले। 1967 में कांग्रेस छोड़ी, भारतीय क्रांति दल बनाया और पहली बार यूपी के सीएम बने। 1970 में दूसरी बार यूपी के सीएम बने। 1974 में पार्टी अध्यक्ष संस्थापक रहे और विपक्ष को एकजुट कर भारतीय लोक दल का गठन किया। 1977 में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में बनाए गए। इन वर्षों के अलावा वे 1946, 1952, 1962 और 1967 में लगातार अपनी छपरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। और फिर आया जुलाई 1979, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ एक पेच था, उनकी सरकार इंदिरा गांधी कांग्रेस आई के समर्थन पर टिकी थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इमरजेंसी के दौरान उन पर जो मुकदमे साहा आयोग में चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। चौधरी साहब के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपने सिद्धांतों से समझौता करें और प्रधानमंत्री बने रहें। दूसरा, कुर्सी छोड़ दें लेकिन अन्याय से समझौता ना करें। चौधरी साहब ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जो मेरे उसूलों की चिता पर रखी हो। उन्होंने संसद का सामने किए बिना ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुकदमों को वापस नहीं लिया। पर आज उसी संसद में क्या होता है? आज वहाँ किसानों की आत्महत्या पर बात नहीं होती कि कैसे हर घंटे एक किसान मौत को गले लगा रहा है। एनसीआरबी 2022 के आधिकारिक आंकड़े जो दिसंबर 2023 में प्रकाशित हुए, यह रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 11,290 किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी हर दिन 30 किसान। हर घंटे एक से ज़्यादा अन्नदाता मौत को गले लगा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह आंकड़ा सबसे भयावह है। क्या इन 11,290 परिवारों की चीख आपको संसद के शोर में सुनाई देती है? नहीं,
क्योंकि सरकारें इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD दुनिया के विकसित देशों का समूह है। उनकी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देश अपने किसानों को पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, यानी सरकार अपनी जेब से किसानों को पैसा देती है ताकि वो खेती कर सकें। लेकिन OECD के मुताबिक भारत के किसानों पर सरकार का नेगेटिव सपोर्ट है। इसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी नीतियों, निर्यात पर प्रतिबंध, किसानों के फसलों के अच्छे दाम न तय करके किसानों पर एक तरह का छुपा हुआ टैक्स, इम्प्लिसिट टैक्स लगाती है। हैरानी की बात है ना, जहां दुनिया की सरकारें अपने किसानों की मदद कर रही हैं, वहीं हमारे देश का सिस्टम किसानों को जो कुछ उनके पास है उसे भी छीन रहा है। हमें 2020-21 का वो मंजर नहीं भूलना चाहिए जब दिल्ली से सटे सिंधु, टीकरी, गाजीपुर सीमाओं पर 13 महीनों तक लाखों किसान सर्दी, गर्मी, बारिश में MSP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। किसी को हार्ट अटैक आया, कोई ठंड से मर गया, पर जब सरकार से पूछा गया कि इसका हिसाब कौन देगा, तो सरकार ने संसद में कहा हमारे पास मरने वालों का कोई डेटा नहीं है। और अभी जब फिर से फरवरी 2024 में MSP की मांगों को लेकर किसान दोबारा शंभू बॉर्डर पर आए, तो उन पर इतिहास में पहली बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए गए, सड़कें खोद दी गईं, कीलें गाड़ दी गईं, कटीले तार लगाए गए, जैसे वो किसान नहीं दुश्मन देश की फौज हो। इस विरोध प्रदर्शन में 4 से 5 किसानों की जान गई, जिसमें ज्ञान सिंह 63 वर्षीय किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिन्हें अटैक आंसू गैस के धुएं की वजह से आया। और हद तो तब हो गई जब 21 साल के शुभकरण नाम के नौजवान किसान, जो बठिंडा के रहने वाले थे, उनके सिर में पुलिस की गोली लगने की वजह से वे शहीद हो गए। सरकार के पास इन किसानों के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं था। क्या चौधरी चरण सिंह जी के भारत में एक किसान के बेटे को अपनी बात कहने के लिए गोली खानी पड़ेगी? आपदा में किसानों के लिए राहत के नाम पर हमारे देश के नेताओं द्वारा गजब का पाखंड किया जाता है। अभी जब पंजाब और हिमाचल में बाढ़ आने की वजह से लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं, दर्जनों लोग मारे गए, तो केंद्र सरकार ने मदद के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा दिया। वहीं हमारे कृषि मंत्री महोदय जी जब खेतों का जायजा लेने जाते हैं, तो उनके साथ अधिकारियों से ज़्यादा कैमरामैन होते हैं। घुटने भर पानी में फोटो खिंचवाना आपदा पर्यटन बन गया है। हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाने वाले नेता जमीन पर फसल की बर्बादी का दर्द क्या समझेंगे? किसानों का दर्द तो चौधरी चरण सिंह जी जैसे किसान नेता समझते थे। तभी वे साल 1952 में उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी अबोलिशन एक्ट। वो इसके मुख्य वास्तुकार थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बड़े नेता जो खुद जमींदार थे इस अधिनियम का विरोध कर रहे थे, लेकिन चरण सिंह जी को पंडित गोविंद बल्लभ पंत का साथ मिला और यह अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद पूरे देश में यूपी अकेला ऐसा राज्य बना जहां जमींदारों को राइट टू रिज्यूम यानी जमीन वापस लेने का अधिकार नहीं दिया गया। नारा दिया गया, जमीन उसकी जो उस पर हल चलाए। चौधरी चरण सिंह जी सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने किताबें लिखी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। वो अपनी किताबों में डेटा और तर्क के साथ यह साबित करते थे कि भारत को अमेरिका या रूस की नकल करने की जरूरत नहीं है, भारत को अपने गांवों को मजबूत करने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लिया गया एक ऐसा फैसला भी इतिहास में दर्ज है जो आज के प्रशासन को आईना दिखाता है। 1953 की बात है। उस समय पटवारी बहुत पावरफुल होता था। पटवारी जमींदारों और रसूखदारों के साथ मिलकर जिस जमीन पर गरीब किसान खेती करता था उसे जमींदारों के नाम कर देता था। रिश्वतखोरी चरम पर थी। जब चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस पर लगाम लगाना शुरू किया, तो पटवारियों ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए हड़ताल कर दी और इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह जी ने कहा, मैं किसान को लुटने नहीं दूंगा। उन्होंने एक कलम के साइन से लगभग 27,000 पटवारियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए और पटवारी का पद खत्म करके नया पद लेखपाल बनाया। लेखपाल यानी जो लेख रिकॉर्ड का पालन करे, अपनी मर्जी न चलाए। इसमें उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भर्ती किया। उन्होंने कहा था प्रशासन जनता के लिए है, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1953 में उन्होंने चकबंदी कानून लागू किया।
जिससे किसानों के बिखरे हुए खेत एक जगह हुए। अब थोड़ा समझते हैं कि हमारे किसान देश की जीडीपी में कितना योगदान कर रहे हैं। सरकारें दावा करती हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, पर कैसे? हमारे देश की 45 से 50% आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है, लेकिन देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में उनका हिस्सा घटकर सिर्फ 15 से 18% रह गया है। यानी देश की लगभग 80 करोड़ जनता जो खेती किसानी जैसे काम करती है, वो लोग मिलकर सिर्फ 15 रुपये कमा रहे हैं और बाकी आधे लोग 85 रुपये। ऐसी असमानता, इनइक्वलिटी देश को अंदर से खा रही है। अब जरा आप सोचिए कि जब देश की आधे से ज़्यादा आबादी का ये हाल है, तो देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा? और अगर बन भी गया तो इसका फायदा किसे होगा? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अरबपति राज है, यानी देश की 40% से ज़्यादा संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों की तिजोरियों में बंद है, जबकि नीचे की 50% आबादी यानी 70 से 80 करोड़ लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हिस्से में देश की दौलत का सिर्फ 6% आता है। गणित साफ है, मेहनत हल चलाने वाला कर रहा है और मुनाफा इसी कमरे में बैठा सेठ कमा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी इसी असमानता के खिलाफ थे। वहीं अगर देश के बेरोजगार युवाओं की बात करें तो हमारे देश के संसद और सरकार ने मान लिया है कि भारत में ना तो युवा है और ना ही बेरोजगारी। पिछले कुछ सालों में आपने शायद ही संसद या विधानमंडल के किसी सत्र में किसी मंत्री, सांसद या विधायक के द्वारा युवाओं के मुद्दों की बात करते हुए उन्हें सुना होगा। और सुनेंगे भी कैसे? अगर बात होने लगी तो हमारे देश के बेरोजगारी की पोल खुलने लगेगी। आज भारत में 15 से 29 साल के करीब 37 से 38 करोड़ युवा हैं। वहीं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 6 से 7 करोड़ युवा है, यानी पूरा का पूरा फ्रांस देश यूपी के अंदर बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी डेटा PLFS अगस्त 2025 दावा करता है कि बेरोजगारी दर गिरकर 5% से 6% के बीच आ गई है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। प्राइवेट संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE अक्टूबर-नवंबर 2025 का डेटा कहता है कि भारत में बेरोजगारी दर अभी भी 7% से 8% के बीच बनी हुई है। और अगर आप बेरोजगारों की राजधानी हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से हैं, तो यह आंकड़ा 25 से 30% तक पहुंच जाता है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहती है कि भारत में जो कुल बेरोजगार हैं, उनमें से 83% वो हैं जो युवा हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप भारत देश में अनपढ़ हैं तो आपको काम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो आपके बेरोजगार रहने का चांस 29% है। ILO मार्च 2024 की रिपोर्ट का सबसे कड़वा सच सुनिए। रिपोर्ट कहती है कि भारत में इनफॉर्मल वर्क वापस कोरोना से पहले वाले लेवल पर पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि नौकरियां तो हैं, लेकिन ना तो PF कट रहा है, ना मेडिकल सुविधा है और ना ही नौकरी की सुरक्षा मिल रही है। आज का युवा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय और दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर है। तो सवाल यह है कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत वाला यह देश अपने 38 करोड़ युवाओं को क्या दे रहा है? रोजगार या फिर धर्म और जाति का नशा? आज हमारे संसद में बेरोजगारी, विकास, किसानों के मुद्दों पर बहस छोड़कर इस बात पर बहस हो रही है कि कौन कितनी जोर से नारे लगा सकता है। I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आज वंदे मातरम या जय श्री राम को श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का हथियार बना लिया गया है। संसद भवन अब कानून बनाने वाले, नीतियों और बजट पर बहस करने की जगह नहीं बल्कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का दफ्तर बन गया है। साथियों, एक दौर वो था जब संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो इंदिरा गांधी भी शांत होकर सुनती थी। जब चौधरी चरण सिंह जी सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ते थे तो सामने बैठे प्रधानमंत्री उन तर्कों को नोट करते थे। जब लड़ाई विचारों की होती थी, व्यक्ति या पार्टियों की नहीं। पर आज लड़ाई ही ना हो किसी मुद्दे पर, इसीलिए विपक्ष के 146 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि बिना किसी बहस के बिल को पास कराया जा सके।
और जब विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं तो नियमों का मजाक उड़ाते हुए विपक्ष के नेताओं पर रोक लगा दिया जाता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें, कि वह विदेशी मेहमानों से नहीं मिल सकते। एक दौर वो था जब नेता पार्टी विशेष के गुलाम नहीं होते थे बल्कि जनता के सेवक होते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चौधरी चरण सिंह जी। बात 1959 के नागपुर अधिवेशन की है। उस समय चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे और सामने थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कद उस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा था। नेहरू जी भारत में सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते थे, यानी सोवियत रूस की तरह किसानों की जमीन छीनकर उन्हें सरकारी बना दिया जाए और किसान उस पर मजदूर की तरह काम करे। आज का कोई नेता होता तो अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के सामने दुम हिलाता, लेकिन चौधरी साहब ने अपनी ही पार्टी और अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने भरे मन से कहा, पंडित जी आप रूस की नकल कर रहे हैं। भारत का किसान अपनी जमीन को मां मानता है। अगर आपने उसे मजदूर बना दिया तो वो अनाज पैदा करना बंद कर देगा और देश भूखा मर जाएगा। इसी मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी किताब जॉइंट फार्मिंग एक्सरेड लिखी हुई है, जो उस समय के किसानों के हाल और खेती व्यवस्था के बारे में बताती है। चौधरी साहब ने अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर भारत की खेती को सरकारी होने से बचाया था। नेता ऐसे होने चाहिए जिसे अपनी पार्टी, पद या स्टेटस का लालच ना हो। जब कांग्रेस पार्टी के उसूल चौधरी चरण सिंह जी के उसूलों के विपरीत होने लगे तो 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई थी, लेकिन सत्ता के लालच के लिए नहीं, किसानों के हक के लिए। पर आज पार्टियां छोड़ी जाती हैं अपने गुनाहों से बचने के लिए, या ईडी और सीबीआई के डर से, या फिर मंत्री पद के लालच में। चौधरी साहब से जुड़े कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हें किसान नेता क्यों कहा जाता था। यह किस्सा उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है, जो 1979 का है, जब वे प्रधानमंत्री थे। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि थानों में किसानों की सुनवाई नहीं होती और रिपोर्ट लिखने के लिए उनसे रिश्वत मांगी जाती है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक साधारण किसान का वेश बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने, पैरों में चप्पल तक नहीं, और इटावा जिले के उसराहार थाने पहुंच गए। उन्होंने मुंशी से अपने बैल खरीदने के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे चोरी होने की रिपोर्ट लिखने को कहा। पुलिस वालों ने पहले तो उन्हें डांटा, फिर घंटों इंतजार करवाया। जब उन्होंने बार बार गुहार लगाई तो एक सिपाही ने रिपोर्ट लिखने के बदले कुछ रिश्वत की मांग की। तो चौधरी जी ने अपने जेब से मुड़े तुड़े कुछ पुराने नोट निकालकर सिपाही को दे दिए। रिपोर्ट लिखने के बाद जब मुंशी ने पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा टेकोगे, तो उन्होंने कहा हस्ताक्षर करूंगा, और कलम से अपना नाम लिखा चौधरी चरण सिंह, और फिर अपनी जेब से प्रधानमंत्री की मोहर निकालकर कागज पर लगा दी। मोहर पर प्रधानमंत्री भारत सरकार लिखा देख पूरे थाने में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आधिकारिक काफिला भी वहां पहुंचा और लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। एक और किस्सा है उनके प्रधानमंत्री काल से जुड़ा है, जो बहुत प्रसिद्ध है। 5 पैसे का पोस्ट कार्ड। एक बार कुछ किसान अपनी समस्या लेकर दिल्ली उनसे मिलने आए। चौधरी साहब ने पूछा, कितना खर्चा हुआ आने में? किसानों ने कहा, साहब 120 रुपये लग गए। यह सुनकर चौधरी साहब ने उन्हें डांट कर कहा, तुम्हारी समस्या तो 5 पैसे के पोस्ट कार्ड से भी मुझ तक पहुंच सकती थी। तुमने 120 रुपये क्यों बर्बाद किए? यह पैसा तुम्हारी मेहनत का है। आज के नेता जहां रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों फूंक देते हैं, वहीं एक चौधरी साहब थे जिन्हें गरीब के 120 रुपये खर्च होने का भी दर्द था, क्योंकि वो मानते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज यह रास्ता कॉरपोरेट की तिजोरियों की तरफ मोड़ दिया गया है। आज हमारे देश के पर्यावरण, पहाड़, जंगल, नदियों और उपजाऊ जमीन के साथ में सरकारों द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में, जहां अभी कुछ दिन पहले हजारों एकड़ जमीन, जिस पर आम और लीची के घने बगीचे थे, उसे पावर प्लांट के नाम पर अडानी ग्रुप को 1 रुपये प्रति एकड़ देने के लिए बॉन्ड तैयार किया गया था। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर किसानों की उपजाऊ सोना उगलने वाली जमीन को बेहद मामूली दरों पर कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। किसान कह रहा है कि हम आम उगाते थे, अब हम क्या कोयले की राख खाएंगे। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों को देखिए,
वहाँ आदिवासी महीनों से धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं, साहब ये जंगल हमारे देवता हैं, इन्हें कोयले के लिए मत काटो। लेकिन वहाँ भी सरकारी कागजों की आड़ में कॉरपोरेट की आरियां चल रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है, कारण बिना सोचे समझे पहाड़ों को खोखला करना, विकास के नाम पर विनाश को सही समझना। राजस्थान के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। फैक्ट्री ने अपनी जमीन के नीचे का पानी इतना जहरीला कर दिया है कि वहां कैंसर फैल रहा है, और अरावली के बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता है। असम के गुवाहाटी में 20,000 से ज़्यादा किसान और मजदूरों ने रैली निकाली। वो नए श्रमिक संहिताओं लेबर कोड्स का विरोध कर रहे थे, जो मजदूरों को गुलाम बना देगी। लद्दाख में सोनम वांगचुक, जो एक शिक्षक, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ बनाया है और देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है, वे लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट अनशन पर बैठे थे। मांग क्या थी? लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करो ताकि वहाँ के पहाड़ और ग्लेशियर कॉरपोरेट माइनिंग से बच सकें। लेकिन उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया है। अगर आज चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के लिए धरना देते तो शायद आज की सरकार और मीडिया उन्हें भी आतंकवादी या अर्बन नक्सल घोषित कर देती। हमारे देश में इस समय जो चारों तरफ विरोध का हाहाकार मचा है और सरकार विरोध की हर आवाज़ को दबा रही है, इस मंजर को देखकर मुझे चौधरी चरण सिंह जी की एक बहुत गहरी बात याद आती है। उन्होंने अपनी किताब इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन में एक चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा विदेशी हमलावर नहीं, बल्कि देश के अंदर बैठे वो लोग हैं जो अन्याय को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। रूस के विचारक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, समाज में क्रांति तब तक नहीं आती जब मजदूर केवल अपने लिए लड़ता है। क्रांति तब आती है जब एक मजदूर को डॉक्टर का दर्द महसूस हो और एक छात्र को किसान की भूख महसूस हो। आज हमारे देश में यह कनेक्शन टूट गया है। जब डॉक्टरों पर लाठी पड़ती है तो किसान चुप रहता है, जब छात्रों पर लाठी पड़ती है तो मजदूर चुप रहता है, और जब किसान बॉर्डर पर मरता है तो शहर का आदमी चुप रहता है। आज हम बटे हुए हैं धर्म, जाति और समुदायों में। हम बटे हुए हैं डॉक्टर, मजदूर, किसान, छात्र वर्ग में। याद रखिए, बदलाव और क्रांति तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक हम संगठित नहीं होंगे। इसीलिए खूब पढ़िए, तथ्यों और तर्कों पर सवाल जवाब करिए, संगठित बनिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भीड़ या आंदोलन का हिस्सा बनकर ही आवाज़ उठाई जाए। अगर आपके आस पड़ोस, गली मोहल्ले में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाना वहीं से शुरू करिए, क्योंकि बदलाव के लिए शुरुआत करना जरूरी है, भीड़ या आंदोलन का होना जरूरी नहीं है। आज 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर मेरा उनको नमन। और अंत में मैं अपनी बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो आज के सत्ताधीशों और सोई हुई जनता दोनों के लिए एक चेतावनी है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर्षण नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद, जय